हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश कुमार, आपके अपने चैनल सिलेक्शन शो में आपका स्वागत है। आज से आप लोगों को रेगुलर वीडियो मिलेगा। अगर आप ये सब वीडियो पूरा देखेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जीएस का एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि जितने भी सारे एग्ज़ाम होते हैं सभी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। तो एक सुबह में इसका थ्योरी होगा और शाम में इसी सेम चैप्टर का क्विज मिलेगा आप लोगों को। तो इस चैनल को आप ज़रूर देखिएगा और इस हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक क्लास 6 का हिस्ट्री का प्रथम चैप्टर है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक रसीदा नाम की लड़की थी। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों में क्या हुआ था। कैसे, तो उसने सोचा कि कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कल क्या हुआ तो आप रेडियो पर सुन सकते हैं, टेलीविज़न पर। इससे आपको हमको लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम सिर्फ मुख्य मुख्य बातों को देखेंगे। तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में हमें बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे। अतीत का मतलब कि पहले के समय में, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 810 में, नहीं, पहले के समय में क्या क्या पहनते थे, किस तरह के लोग घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों को, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतों या फिर वैज्ञानिकों के बीच में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। वही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उसमें बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे और कहानियाँ क्या क्या सुनते थे। तो चलिए, और पहले के समय में लोग रहते कहाँ थे ये भी देखना पड़ेगा। अगला टॉपिक है, लोग रहते कहाँ थे। मानचित्र में पृष्ठ 2 पर आपको देखने को मिलेगा कि नर्मदा नदी से पता लगा सकते हैं कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ के लोग आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक, संग्रहक का मतलब कि कुछ खेती बाड़ी यानी कुछ जानते थे, जो आसपास के जंगलों की विरासत संपदा से प्रसिद्ध थे और अपने भोजन के लिए वे फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों को शिकार करते थे, वे जानवरों का शिकार करते थे और अपना भोजन करते थे। तो चलिए पृष्ठ 2 पर चलते हैं। अब आप उत्तर, पश्चिम और सुलेमान की पहाड़ियों का पता लगाइए। तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ 8,000 पुरुष, स्त्री, पुरुष और पहले के गेहूँ फसलों इत्यादि आरंभ किया गया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। जैसे कि अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, तो कि एक जैसे दे देगा इमेज और आपसे कहेगा कि इसमें पता लग गई है कि पहले के जानवर कहाँ रहते। तो पहले को मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं ये वाला भाग, यहीं पर लोग रहना शुरू किए थे। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर, नेक्स्ट पेज पर। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करिए। ये इसके विषय में मैं आप लोगों को जब क्यूज कराऊंगा तो इसमें बता दूंगा और उससे संबंधित क्वेश्चन भी रखूंगा। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में जाकर मिल जाती हैं। जैसे क्वेश्चन क्या करेगा कि सहायक नदी किसे कहते हैं, तो एक जो बड़ी नदी होती है, जो ये मान लीजिए ये मुख्य नदी है और यहाँ से कोई नदी आकर इसमें मिल जाती है, तो इसी को हम सहायक नदी कहते हैं। लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं पहाड़ियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर में
फले फूलों की गांव की सहायता से नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 25 वर्ष पूर्व हुआ। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि नगरों का विकास कब हुआ था, तो आप ये याद रखिएगा कि 25 वर्ष पूर्व हुआ था। गंगा तथा इसकी सहायक नदियाँ का पता लगाइए। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान में बिहार। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मगध का पुराना नाम क्या था, अरे सॉरी, बिहार का पुराना नाम, तो आप बता सकते हैं कि बिहार का पुराना नाम मगध था। यही सब क्वेश्चन आते रहते हैं जीके में। और इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी राज्यों की स्थापना की गई और लोगों को सदैव उपमहाद्वीपों में के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तथा यात्रा की, कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों, समुद्रों का यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यात्रा के लिए असंभव नहीं था। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्थान पर दूसरे स्थान पर जाया करते थे। कभी सेनाएं दूर क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसे अतीत व्यापारी काफिले जहाजों अन्य मूल्यवान वस्तुओं एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाते, यानी कहने का मतलब कि जो पहले सैनिक थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे लड़ाई लड़ने के लिए। इस आवागमन ने हमारी प्राकृतिक परंपराओं का समृद्ध किया और कई कई वर्षों से लोग पत्थर तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। देश का नाम अब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देश का नाम अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। और इंडिया शब्द इंडस से निकला है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया शब्द कहाँ से निकला, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ और लगभग 25 वर्ष पूर्व पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों को सिंधु की हिदोस अथवा इंडोस और नदियों से स्थित भूमि में प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। भारत का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों ने एक समूह के लिए किया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत आरंभिक वर्ष लगभग 35 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद में मिलता है और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी भारत का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिला। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो अभी आंसर इसका होगा ऋग्वेद। अतीत के बारे में कैसे जाने हम, तो देखिए अतीत के जानकारी के लिए हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका है अतीत में लिखी हुई पुस्तकों को ढूंढना या पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजों में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युक्राफ्ट शब्द लैटिन शब्द के मेनू, जिसका अर्थ है हाथ से। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र से उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। देख रहे हैं आप इमेज में, जो पहले थे इसी तरह के लिखे जाते थे। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।